हेलो बच्चे, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एमजे एजुकेशन मैथ 99 पर। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 6 के मैथ के चैप्टर वाइज जो है एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। अब तक हमने ये चैप्टर जो है डाटा हैंडलिंग ये पढ़ रहे थे और हमने इसके 4 लेक्चर ले चुके हैं। ये आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 5। इसमें हम कवर कर रहे हैं कि मतलब इसके जितने भी टॉपिक होते हैं उनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं और उनकी जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं और हम होमवर्क भी देते हैं सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो रिपीटेशन मतलब करना है, बार बार लगाना है। जैसा आज आपने लगाया, जो चैप्टर पढ़ा मतलब जो टॉपिक पढ़ा, आप घर पे बैठे हो, आपको टाइम मिला, रिविजन करके आप दोबारा वो क्वेश्चंस लगाओगे। उसके बाद जो होमवर्क के लिए दिए हैं क्वेश्चंस आप वो करोगे। ठीक, एक दो दिन के गैप के बाद अगर आपको फिर से मतलब टाइम निकालो या फिर अगले दिन फिर करो, आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ये जो बेसिक्स है, ये जो सारे बेसिक वगैरह हम पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चंस है, ये आपको बहुत अच्छे से आएंगे, आपको समझ आने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ऐसे करना है, आपको रिपीटेशन करनी है हर चीज की, चाहे वो रिवीजन की हो या प्रैक्टिस की हो। ठीक, और ऐसा ऐसा करके हमारा वैसे ही आज का हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। और जैसे कि मैंने बता दिया, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग आज का लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 5, और आज इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बार ग्राफ के बारे में। ये बार ग्राफ क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हम इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कि इसको पढ़ते कैसे हैं, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कैसे समझते हैं। और हमने 2 से 3 क्वेश्चंस किए भी थे, आई थिंक 3 किए थे, तो वो क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल और उसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और उसमें से जो एक पहले ये जो है ना एक्सरसाइज 9.3, इसके मैं 2 क्वेश्चंस आपको करा दूंगी। एक जो बचेगा वो आपका होमवर्क होगा, आप चाहो तो मैं सेकंड वाला भी आपको होमवर्क के लिए दे सकती हूँ। ठीक, और 9.4 इसमें क्या करना है, इसमें 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 2 मैं करा दूंगी, 2 आपके लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको होमवर्क दे रही तो आप जो जो मैं यहाँ करा रही हूँ आप उसे समझ रहे हो, उसे कर रहे हो और घर जाके आप जो होमवर्क के लिए दिया आप वो नहीं कर रहे। तो बच्चे ऐसे नहीं होगा, मैथ ऐसे नहीं की जाती, इसमें प्रैक्टिस होती है उतनी, और उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उतनी ज्यादा चीजें समझ आती हैं और याद होती हैं। ठीक, अब मैंने आपको होमवर्क दिया तो आपको ना अपनी बिल्कुल ईमानदारी से जाके ना करना ही है। आप दूसरों से झूठ बोलोगे मुझे आता है, लेकिन आपको पता है कि आपको कितना आता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले आपको नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ लेते बार ग्राफ के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो बच्चे जाइए पहले उसे देख के आइए, उसके बाद आपको ये सब समझ आने लगेगा। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये क्या कहता है। ये कह रहा है द बार ग्राफ गिवन below shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002। यानी कि ये ना एक बार ग्राफ दे रखा है इसमें और ये बता रहा है कि कितने अमाउंट ऑफ वीट, गेहूं जो है गवर्नमेंट ने खरीदे थे किसान से, कौन सी ईयर के बीच में, 1998 टू 2002। यहाँ लिख रखा है ईयर्स, ये ना ये ना एक 1998 भी इंक्लूड है, मतलब 1998 से लेकर 2002 के बीच में जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ वीट खरीदे हैं गवर्नमेंट ने किसान से, उसका ये डाटा दे रखा है। ठीक, रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। हमें इस ग्राफ को देख के समझना है ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। ठीक, क्या बताना चाह रहा है ये ग्राफ, और ऑब्जर्वेशन देखनी है, लिखनी है इसकी ऑब्जर्वेशन। इन विच ईयर वॉज, पहला ए ऑप्शन है और मतलब ऑप्शन नहीं है,
क्वेश्चन है ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, इसमें हमें आंसर करना है। जब भी हम बार ग्राफ को देखते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए वो किसके बारे में बता रहा है। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ना ये लिखा रहता है कि वो किस चीज के बारे में बता रहा है। यहाँ सन लिखे हुए हैं कि इतने साल पे इतने साल का डाटा है, ये इस वाले साल का डाटा है, ये इस वाले का ऐसे ऐसे। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस पे क्या बता रखा है, वीट इन 1000 टन। यहाँ लिख भी रखा है कि एक यूनिट 5000 टन के इक्वल है। ये यूनिट इसे कह रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है ना, 0 से लेकर 5 तक का, ये आपकी एक यूनिट के बारे में बता रहा है। यानी कि हमने 5000 टन का गैप लिया, ये बीच में जो है ना इतना बड़ा, ये 5000 टन का गैप बता रहा है आपका। अब जब आपको ग्राफ दिया जाएगा बनाने के लिए, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। अगर वो बात अलग है कि अगर वो क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि आपको इतना मतलब मेजरमेंट खुद दे रहा है कि आपको ना एक यूनिट ना इतने के बराबर लेनी है, तो फिर आपको वही माननी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग बार ग्राफ वगैरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में ना ये यूनिट 5000 टन के बराबर दे रखी है, यानी कि ये गैप, ये हर गैप जो है ना ये 5000 टन के इक्वल है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ना, इसे और पढ़ते हैं अच्छे से। मैंने आपको बता दिया कि हमें पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की इंफॉर्मेशन देखनी है, वो क्या बता रहा है, फिर देखना है वर्टिकल लाइन क्या बता रही है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलना है। और कुछ तो है ही नहीं इसमें। चलो देखते हैं, इसे मैं साफ कर देती हूँ बोर्ड पे, तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा ना ऐसे। चलो हो गया साफ भी। तो इसमें पहले बोलना है कि बार ग्राफ को हमें पढ़ना है और राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जैसे कि ईयर्स बता रहा है, यहाँ ईयर्स है या वीट है, और ये यूनिट वगैरह बता रहा है। ऑब्जर्वेशन हमारी ये होगी, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी कि इसमें जो एक यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है और बी क्या कह रहा है, आप एक बार खुद देखो और पढ़ो क्या बता रहा है ये। पढ़ा? चलो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ ये बोल रहा है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, यानी कि ऐसा कौन सा ईयर है, ये लिखा होगा ना इसमें। हाँ, तो इसमें ईयर बताना है हमें। इन विच ईयर वॉज, यहाँ भी लिखा है, आधा क्वेश्चन यहाँ है। इन विच ईयर वॉज, ए का पार्ट है कि वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम कब था। अब क्या करना है हमें, जब बोलते हैं मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा, तो हमें इसे बार ग्राफ पे आना है और देखना है जो सबसे ऊंची वाली बार होगी ना, ऊंचा वाला रेक्टेंगल होगा, उस पर जाना है और इसकी ना सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखना है वो कहाँ टच हो रहा है। ये हो रहा है टच, ये 30 पे, ठीक है, इस पे आ रहा है, ये हो रहा है। अब इनने वही पूछा है कि कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन था, तो हम यहाँ लिख देंगे ये कौन सा सन वाला है, 2000 वाला, 2002 वाला। तो हम लिख देंगे, हमें जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो हमें आंसर भी स्टेटमेंट में ही करनी पड़ेगी। ओके। हाँ, द मैक्सिमम wheat production in 2002, और कितना है, दैट इज 30,000 टन। यहाँ लिख देती हूँ
50,000 टन। सही लिखा है ना? एक बार देखो, आप पैराग्राफ खुद से चेक करो और बताओ। सही लिखा है। अब सेकंड क्या कह रहा है वो देखो। मुझको जगह चाहिए ना यार, इसलिए। सेकंड में कह रहा है द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, यानी कि मिनिमम कम था, सबसे कम। तो आपको फिर ग्राफ के पास आना है और देखना है सबसे छोटा वाला जो बार है, जो रेक्टेंगल है, वो कौन सी वाली मेजरमेंट पे आके रुक रहा है। तो मेरे को ये वाला दिख रहा है सबसे छोटा बार, है ना? ये कहाँ पे आके रुक रहा है? ये 15 पे, यही है ना? तो ये सबसे मिनिमम होगा, तो यहाँ लिख देंगे द मिनिमम wheat प्रोडक्शन इन, और हमें ईयर देखना है कौन सा दे रखा है, 1998 में, 1998। और कितना हो रहा है? तो हम लिख देंगे दैट इज 15 टन, 15,000 टन, 15,000 टन। हार्ड था क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं था। हमें सब कुछ गिवन है बच्चे, सब कुछ गिवन है, बस हमें क्या है, हमें ये देखना आना चाहिए कि इंफॉर्मेशन दे क्या रहा है। ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल पे जो होती है वो हमें देती है, एक्चुअली बेसिक आइडिया देता है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमें वही देखना होता है कि सबसे ऊंचा ग्राफ कौन सा है और कौन सी वाली न्यूमेरिकल वैल्यू पे जाके कौन सी वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कितनी दे रहा है। चलो, ये क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है ये देखते हैं। ऑब्जर्विंग, सॉरी, observe this bar graph which is showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday। यानी कि बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये सेल दिखा रहा है शर्ट्स की। किसकी सेल बता रहा है? शर्ट्स की सेल बता रहा है इन अ रेडीमेड शॉप। कोई शॉप है जो बने बनाए कपड़े बेचती है, तो उसकी वीक में कौन, मतलब हर दिन ना कितनी सेल होती है, उसका ग्राफ है ये। ठीक। अब क्या कह रहा है? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, इस पैराग्राफ को देखना है और बताते जाना है। कुछ भी आपको ना एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको इसे देखना है और इसको देखना है कि पूछ क्या रहा है। देखो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है वो लिख दो बस। बस ये है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर भी स्टेटमेंट में ही देना पड़ेगा। दैट्स इट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये बोल रहा है What information does the above bar graph give? ये ये जो ग्राफ है, बार ग्राफ, ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर अपना। लिख रहा है आपको? ठीक है, यहाँ लिखेंगे। ओके, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट का। तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो हमें ये बता रहा है सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप। मतलब क्वेश्चन में ये बना आंसर। क्या बोल रहा है कि द बार ग्राफ शोइंग, द बार ग्राफ, सॉरी कैपिटल मिल गया, द बार ग्राफ showing the sale of shirts in a, sale of shirts in a, मतलब दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा। इन अ रेडीमेड
शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। पहला क्वेश्चन हो गया, और इसे तो हमने कुछ करा ही नहीं है। जो क्वेश्चन में गिवन है उन्होंने पहले बता दिया कि क्या दे रखा है, और इसमें क्वेश्चन यही पूछा कि ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। जो बार ग्राफ है क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन की लाइन पूरा यही बता रही है कि हमने लिख दिया द बार ग्राफ शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। खत्म। अब बी पार्ट देखते हैं, ये क्या पूछ रहा है हमसे। ये बोल रहा है what is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirts। ये स्केल पूछ रहा है, कौन सा स्केल, तो स्केल ये गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स, तो ये लिखना है कि 1 यूनिट लेंथ। वैसे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है ना, तो हम स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे अच्छे से। यहाँ लिखेंगे व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन represent number of shirts. The scale chosen for on the अच्छा लिखते हैं the scale chosen on the horizontal line representing number of shirts is, और लिख देना है यही कि 1 unit length is equal to 5 shirts, ये बता रहा है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, जल्दी देखो सही लिखा है। चलो हम एक और पेज ले लेते हैं इसके आंसर के लिए, ठीक। अब आते हैं, देखते हैं कि सी जो पार्ट है वो हमें क्या बता रहा है। ये बोल रहा है ऑन विच डे, यानी कौन से दिन वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा शर्ट कौन से दिन बिकी है उसकी, और हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन दैट, और हमें नंबर ही बताना है कि कितना नंबर है। तो सबसे ज्यादा देखो इस बार ग्राफ में सबसे ज्यादा लंबा बार ग्राफ, मतलब बार कौन सा है, रेक्टेंगल जो है सबसे लंबा, ये दिख रहा है मेरे को भी, ये दिख रहा है क्योंकि सबसे जो लंबा है वो ये है, ये 60 पे आ रहा है ना। हाँ 60 पे, और कौन सा दिन है, सैटरडे को। और इसने हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा दिन है, विच डे, ऑन विच डे, और हाउ मैनी शर्ट्स। तो हम लिख देंगे सैटरडे के दिन 60 शर्ट्स, तो हम लिखेंगे आंसर नंबर सी, ऑन सैटरडे, on Saturday maximum shirts were sold that is 16 shirts। ठीक, डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ऑन विच डे, ये भी दिन की बात कर रहा है। इसमें मिनिमम पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट, और कौन से दिन। सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये रहा 11 10 पे आके रुक रहा है, और दिन कौन सा है, मंगलवार, ट्यूसडे है ना। तो चलो देखते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ डी का पार्ट का आंसर, ऑन ट्यूसडे
minimum number of shirts were sold. That is कितनी थी? 10 थी. That is 10 shirts. ठीक. अब लास्ट पार्ट रह गया. ये बोला है हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे. अब इनने दिन हमें खुद दे रखा है और पूछ रहा है कि थर्सडे वाले दिन कितनी शर्ट्स बिक गई हैं. तो चलो देखते हैं थर्सडे. ये रहा. अब यहाँ जाना है, इसका नंबर देखना है. ये है 35. तो आंसर क्या होगा? ई पार्ट का. ऑन थर्सडे 35 shirts were sold. ठीक है, वो तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन. हमने बहुत अच्छे से कर लिया, हर लाइन पढ़ के, हर ऑप्शन को देख के, पूरा अच्छे से बार ग्राफ को पढ़ने के बाद. अब ये एक्सरसाइज 9.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है. ये आप करोगे. ये आपके लिए है. ठीक है, ये होमवर्क है मेरी तरफ से. बहुत इजी है. 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए. ये होमवर्क रहेगा. अब देखते हैं बार ग्राफ कैसे बनाते हैं. ड्राइंग ऑफ अ बार ग्राफ. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? फॉर ड्राइंग अ बार ग्राफ वी यूज फॉलोइंग स्टेप. तो कुछ स्टेप है उसे देख लेते हैं और फिर सीखते हैं कि हम बार ग्राफ कैसे बनाते हैं. चलो देखते हैं. स्टेप 1 क्या कह रहा है? पहले क्या करना है? फर्स्टली ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन और अ वर्टिकल लाइन. तो यही कर लेते हैं. इसे छोटा कर लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं. तो इनने बोला कि 2 लाइन बनानी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर यानी कि 90 का गैप होना, 90 डिग्री होने चाहिए एक दूसरे से. यानी कि लाइक दिस. ये एकदम सीधा होता है ना. ये है ना, दिख रहा है. ये 90 होता है. जब इसका एंगल बिल्कुल 90 हो है ना ऐसे, तो ये 90 है. तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है. तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. और ये है वर्टिकल लाइन, बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. सेकंड स्टेप बता रहा है ये कि अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल के लाइन के मतलब इस लाइन पे मार्क इन्फॉर्मेशन गिवन इन द डाटा एज वीक, मंथ, ईयर, प्लेस, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. इस वाली लाइन पे हॉरिजॉन्टल पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? जो डाटा हमें गिवन हो, जिस चीज के बारे में, जैसे कि या तो मंथ गिवन हो सकता है, वीक्स हो सकते हैं कि वीक्स. ठीक, प्लेसेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है. जो भी हो वो यहाँ लिखना है इस वाली लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे. ठीक है. ये बोल रहा है एट यूनिफॉर्म गैप एंड अलोंग वर्टिकल लाइन मार्क कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू एज नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ. अच्छा देखिए, अब क्या करना है? जैसे हम यहाँ बनाते हैं ना वर्टिकल लाइन, जब हम बनाते हैं ये वाली, तो जब बनाते हैं तो दोनों के बीच में ना इक्वल गैप रखना है. हर कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो भी आएगा इसके बाद ये आएगा, तो ये गैप भी इक्वल होना चाहिए. ये भी मतलब इनके बीच का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए. वो बोल रहा है कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि हाइट तो डाटा के अकॉर्डिंग होती है कि कितना डाटा गिवन है, लेकिन इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. ठीक है. यहाँ अब थर्ड क्या बोल रहा है? चूज अ सुटेबल स्केल. यानी कि आप अपना अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. जैसे मैं हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था इस वाले में, यहाँ गिवन था कि जो एक यूनिट लेंथ है वो 5 शर्ट्स के इक्वल है, इसलिए 5-5 का गैप रखा हुआ है. ठीक है. इस क्वेश्चन में भी देखो यहाँ लिख रखा है कि एक यूनिट लेंथ 5000 टन के इक्वल है, तो यहाँ 5-5 का गैप दे रखा है.
ऐसे ही उसी बात को बोल रहा है वो यहाँ कि चूज अ सुटेबल स्केल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बार एंड देन मार्क द हाइट ऑन द वर्टिकल। तो वही है, और जो आपको गिवन हो उसके हिसाब से आप फिर हाइट उनकी बार्स की बना सकते हो। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ बार ऑफ इक्वल विड्थ, यानी कि इनकी ये जो चौड़ाई है ये वाली कि कितना ये है ना, ये इसे हम विड्थ कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये विड्थ है, ये बराबर होने चाहिए। इनके बीच का गैप भी इक्वल होना चाहिए और ये इनकी जो विड्थ है ये भी इक्वली होनी चाहिए, ठीक। अब क्या बोल रहा है ये, एंड हाइट कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड गेट रिक्वायर्ड बार। और इनको इनकी हाइट के अकॉर्डिंग मिला मिला के आप इनका ये पूरा बार ग्राफ रेडी कर सकते हो, ठीक है। यही है बस। अभी इसे देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है कि हम पढ़ेंगे ना, खुद करेंगे तो बहुत इजी है। और यहाँ देखते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं ये कराती हूँ, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है बहुत सारे और इजी है वैसे। आप बैठ के एक बार करोगे ना ध्यान से, देख के बहुत इजीली हो जाएंगे। चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय करण इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। यानी कि एक बच्चा है जिसका नाम है करण, तो उसका पेपर हुआ था, तो उसे ना ऐसे ऐसे कुछ मार्क्स मिले हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ड्रॉ द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन। अभी हम क्या कर रहे थे कि हम बार ग्राफ देखते थे और जो क्वेश्चन है उनके आंसर देते थे। अब थोड़ा रिवर्स हो गया। अब क्या हो गया, अब इंफॉर्मेशन दे रहा है और हमसे बोल रहा है कि आप बार ग्राफ बनाओ। तो थोड़ा दिमाग लगाएगा, सोचो, बहुत इजी है। बनाए, चलो बनाते हैं। आ रहा है ना आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट दे रखे हैं और परसेंटेज दे रखे हैं। चलो, क्या बनाना है हमें, पहला क्या स्टेप था कि हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। परपेंडिकुलर लाइन बना ली हमने, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस होती है और जो वाई एक्सिस होती है वो वर्टिकल वाली होती है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट, और यहाँ हम लिखने वाले हैं परसेंटेज, ये सब। और अच्छे अच्छे कमेंट करो और बताओ आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।